राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं मनोज किशोर बहुगुणा, SCRT उत्तराखंड से। कक्षा 10 विषय गणित, अध्याय 13, पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन, भाग 3। इससे पहले के दो भागों में हम पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में, जो हमारे मूलभूत या आधारभूत जो ठोस होते हैं उनके संयोजन का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, वह हमने भाग 1 में अध्ययन किया। तथा जो आधारभूत ठोसों का संयोजन होता है उनका आयतन हम कैसे ज्ञात करते हैं, वह हमने भाग 2 में उसका अध्ययन किया। आज इस कक्षा में हम एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण कैसे होता है और ठोसों के एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण होने पर उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पर क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसके अतिरिक्त ठोसों के रूपांतरण से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण से क्या तात्पर्य है। हम मोमबत्ती को जलते हुए देखते हैं और सामान्यतः हम देखते हैं कि जो मोमबत्ती होती है वह बेलन के आकार की होती है। जैसे हम यहां पर देख सकते हैं कि इस आकार की मोमबत्ती सामान्य तौर पर हम देखते हैं, किंतु हम दैनिक जीवन में इसके अतिरिक्त भी विभिन्न आकृतियों की मोमबत्तियों को देखते हैं। जैसे हम जन्मदिन समारोहों में या अन्य कोई कार्यक्रम होते हैं, उत्सव होते हैं, उनमें हम दूसरे आकार की मोमबत्तियों को देखते हैं। इस तरह से हम दीपावली या अन्य उत्सवों में विभिन्न आकार की मोमबत्तियों को हम देखते हैं। तो ये जो मोमबत्तियां हैं विभिन्न प्रकारों की, यह कैसे बनाई जाती होंगी। तो इसके लिए यदि हम किसी विशेष आकार की मोमबत्ती को बनाना चाहते हैं तो हमको धातु के एक बर्तन में मोम को गर्म करना होगा और उसको तब तक गर्म करते हैं जब तक कि मोम पूर्ण रूप से द्रव में परिवर्तित न हो जाए। और जब जो मोम है वह पूर्ण रूप से द्रव में परिवर्तित हो जाएगा तो उसे हम एक ऐसे अन्य बर्तन में डाल देते हैं जो उस आकार का होगा जैसे कि हम मोमबत्ती बनाना चाहते हैं। इसके अलावा हम सोने के आभूषणों को देखते हैं, अलग अलग तरह के सोने के आभूषण हम देखते हैं। तो उनको ज्वेलर्स या हम कहें तो सुनार के द्वारा कैसे तैयार किया जाता होगा, क्योंकि शुरू में जो सोना होता है वह इस प्रकार से घनाभ के रूप में या इस प्रकार से इस रूप में हम देख सकते हैं, प्रारंभ में सोना होता है। इसके बाद जब हम परिवर्तित रूप में देखते हैं, उसको आभूषणों के रूप में देखते हैं, तो हमें इस प्रकार के विभिन्न आभूषण देखने को मिलते हैं। तो यह सब कैसे होता होगा, ये जो आभूषण अलग अलग प्रकार के हैं, अलग अलग आकार के हैं, कैसे बनाए जाते होंगे। तो यही जो रूपांतरण है ठोसों के एक आकार से दूसरे आकार में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया है, यही ठोसों का रूपांतरण कहलाती है। और इसको हम कुछ उदाहरणों की सहायता से यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। पहला उदाहरण लेते हैं कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहां पर जो प्रश्न हमको कह रहा है कि पहले हमारे पास एक गोला है जिसकी त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है। अब इस गोले को पिघलाकर हम एक ऐसे बेलन के रूप में ढाल रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं, जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर होगी। हमें इस बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हमें जो गोले की त्रिज्या दी गई है वह दी गई है 4.2 सेंटीमीटर।
और जो बेलन जो कि हम धातु के गोले को पिघलाकर बना रहे हैं उसकी जो त्रिज्या है वह है 6 सेंटीमीटर। अब हम मान लेते हैं कि माना जो बेलन हम बना रहे हैं उसकी जो ऊंचाई होगी वह h सेंटीमीटर होगी। अब चूंकि हम गोले को पिघलाकर बेलन के रूप में ढाल रहे हैं तो जो बेलन का आयतन होगा, जो हम गोले को पिघलाकर बना रहे हैं उस बेलन का आयतन और गोले का आयतन दोनों बराबर होंगे, क्योंकि हम उसी गोले को पिघलाने में जो धातु हमें प्राप्त होगी उसी से हमको बेलन बनाना है। तो जो बेलन का आयतन होगा वो गोले के आयतन के बराबर होगा। और हम इनका सूत्र जानते हैं कि बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें आर बेलन की त्रिज्या तथा एच बेलन की ऊंचाई होगी। और जो गोले का आयतन है उसका सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और ये जो आर है यह उस गोले की त्रिज्या है जिसको हम पिघला रहे हैं। तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, या दोनों का आयतन समान होगा। तो जो प्रश्न में हमें मान दिए गए हैं उन मानों को हम यहां पर प्रतिस्थापित करते हैं। तो हम पाई से पाई को विभाजित कर सकते हैं या काट सकते हैं, और हमारे पास जो आर का मान जो कि बेलन की त्रिज्या है वह 6 सेंटीमीटर हमको दी गई है, और जो गोले की त्रिज्या थी वह 4.2 सेंटीमीटर दी गई थी। तो ये मान हमने यहाँ पर प्रतिस्थापित कर दिए हैं कि 6 का वर्ग गुणा h बराबर 4/3 गुणा 4.2 तो जो h का मान होगा यह हमें 4 गुणा 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2/3 गुणा 6 इस प्रकार से हमें यहाँ पर एक स्थिति प्राप्त होगी। इसको चाहे तो हम इस प्रकार से भी समझा सकते हैं। तो हमको इसको इस हिसाब से सिखा सकते हैं, इस प्रकार से सिखा सकते हैं कि 6 स्क्वायर गुणा h बराबर, क्योंकि हमने r का मान यहां पर रखा है, जो गोले के आयतन में गोले की त्रिज्या हमको दी गई है 4.2 अब क्या होगा कि 6 को हम 6 गुणा h यहां पर लिख सकते हैं, और को इधर लिख सकते हैं 4 गुणा 3 गुणा 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2, क्योंकि 4.2 थी तो 4.2 को हमने इस रूप में लिख दिया। अब ये जो 6 गुणा 6 है इनको हम पक्षांतर कर देंगे, हमारे पास होगा h बराबर 4 गुणा 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2 बटे ये 3 यहां पर पहले से था, और ये वाला जो 6 था गुणा 6 और गुणा 6 दूसरा 6। इस प्रकार से हमने इसको इस प्रकार से बदल दिया। अब हम इस 3 से 4.2 को विभाजित करेंगे तो हमें मिलेगा 1.4। इस 6 से 4.2 को विभाजित करेंगे तो हमें मिलेगा 0.7, और फिर इस दूसरे वाले 6 से इस 4.2 को विभाजित करेंगे हमको मिलेगा 1.4 गुणा 0.7 गुणा 0.7, और 4 का गुणा जो था ये पहले से हमारे पास यहां पर था। तो हमें जो स्थिति मिली है 4 गुणा 1.4 गुणा 0.7 गुणा 0.7, इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमको 4 गुणा 1.4 गुणा 0.7 गुणा 0.7 यह जो है h का मान मिल गया है, और इसको जब हम गणना करते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमें मिलेगा 2.744। इन
4 गुणा 1/4 गुणा 0.7 गुणा 0.7, इसको हम हल करेंगे तो ये हमें h का मान मिलेगा। और यही जो बेलन हमने बनाया था उसकी ऊंचाई होगी 2.744 सेंटीमीटर। एक अन्य उदाहरण लेते हैं कि 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए 3 गोले यहां पर हैं, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर जिनकी त्रिज्याएं हैं। और इन तीनों ठोस गोलों को पिघला करके हम एक गोला बना रहे हैं जिसकी कि हमको त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो जो छोटे गोले की त्रिज्या, सबसे छोटा जो गोला उसको हम R1 मान लेते हैं, वह हो गई 6 सेंटीमीटर जो कि हमें दी गई है। दूसरा R2 मान लेते हैं, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। और तीसरा R3 मान लेते हैं जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। अब चूंकि तीनों गोलों को पिघला करके एक गोला बनाया जा रहा है, अतः माना बड़े गोले की जो त्रिज्या है उसको हम मान लेते हैं कैपिटल R। तो इस गोले का जो आयतन होगा वो क्या होगा? अब चूंकि 3 छोटे छोटे गोलों को पिघला करके हम एक बड़े गोले के रूप में ढाल रहे हैं, तो जो बड़े गोले का जो आयतन होगा वह 3 छोटे गोलों के कुल आयतन के बराबर होगा। अर्थात जो बड़े गोले का आयतन जिसकी की त्रिज्या हमने मानी है कैपिटल R, उसका आयतन हो जाएगा 4/3 पाई R3। और जो 3 छोटे छोटे गोले थे जिसमें एक की त्रिज्या R1, एक की R2 और एक की R3 थी, उनके जो आयतन क्रमशः होंगे 4/3 पाई R1 क्यूब, 4/3 पाई R2 क्यूब और 4/3 पाई R3 क्यूब। तो इन तीनों का जो योग होगा इनको हम जोड़ देंगे और वह हमें बड़े गोले के आयतन के बराबर प्राप्त होगा। अब हम 4/3 पाई, यहां पर हम देख सकते हैं 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई। तो 4/3 पाई को हमने यहां पे कॉमन ले लिया, तो 4/3 पाई R3 जो बाईं तरफ था उसको उसी तरह से लिख के और दाईं तरफ 4/3 पाई को कॉमन लेके जो पहले वाला ब्रैकेट हमारे पास है उसमें मिल जाएगा R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब, क्योंकि यहाँ से बचेगा R1 क्यूब, यहाँ से बचेगा R2 क्यूब और यहाँ से R3 क्यूब। अब हम 4/3 पाई से 4/3 पाई को कैंसिल कर सकते हैं, ये एक दूसरे को विभाजित कर देंगे और हमारे पास जो हमें प्राप्त होगा R क्यूब बराबर R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। तीनों जो R अलग अलग गोलों की जो त्रिज्याएं थी R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। अब हम इनके मान प्रतिस्थापित कर देते हैं। मान प्रतिस्थापित करते हैं तो R1 था 6, R2 8 और R3 10। इनको हम हल करते हैं तो जो 6 का घन होता है हम जानते हैं 6 गुणा 6 गुणा 6, जब ये हम हल करेंगे तो ये हमको मिलेगा 216। जब हम 8 का क्यूब करेंगे तो 8 गुणा 8 गुणा 8, तो यह हमको मिलेगा 512। और जब हम 10 का क्यूब करेंगे 10 गुणा 10 गुणा 10, तो यह हमको मिलेगा 1000। तो इस प्रकार इन तीनों संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं तो हमें R क्यूब मिला 1728। R क्यूब बराबर 1728, तो R बराबर क्या होगा? ये हो जाएगा घनमूल 1728। अब घनमूल 1728 को हम किस तरह से हल करेंगे? हम इसके गुणनखंड कर सकते हैं और गुणनखंड से तीन गुणनखंडों का हम एक जोड़ा बना देंगे और फिर हमें घनमूल जिस तरह से हम निकालते हैं उसी तरह से हम यहाँ पर घनमूल 1728 को हल करेंगे। तो हम देख सकते हैं कैसे हम करें। 1728 को हम विभाजित करना शुरू करते हैं, 2 से शुरू करते हैं। तो 2 × 16, 2 × 12 और 2 × 8, क्योंकि जब हम पहली बार 8 बार भाग देंगे तो 17 से 1 शेष बचेगा, फिर हम 2 को उतारेंगे तो फिर पुनः अभी हम 2 से और विभाजित करते हैं। 8 को 4 बार विभाजित करेगा, 6 को 3 बार और 4 को 2 बार। अभी और हम 2 से विभाजित कर सकते हैं, 2 दूनी 4,
2 एकम 2 और फिर 1 शेष बचेगा, 2 छक्का 12। अभी हम और 2 से विभाजित कर सकते हैं और इस प्रकार हमें मिलेगा 108। फिर 2 से विभाजित करते हैं, हमको मिलेगा 54। फिर 2 से विभाजित करते हैं तो हमको मिलेगा 27। अब 3 से विभाजित करेंगे क्योंकि 2 से विभाजित नहीं होगा। 3 से विभाजित करेंगे तो 9, 3 से विभाजित करेंगे तो 3 और 3 से विभाजित करेंगे तो 1। इस प्रकार हम इसको अगर लिखें तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, घनमूल 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब हम 3 का यदि जोड़ा बना दें और हम वर्गमूल, जो घनमूल चिन्ह है, जो घनमूल चिन्ह है हम इसको हटा दें तो हमको मिलेगा 2 गुणा 2 गुणा 3। और इस प्रकार जो r का हमें मान मिलेगा वो मिलेगा 2 गुणा 2 4 और 4 गुणा 3, r बराबर 12। इस प्रकार r का मान हमें 12 या त्रिज्या जो बड़े गोले की है वो हमें मिल गई है 12 सेंटीमीटर। इस प्रकार यह दूसरा प्रश्न हमारा जो था उसका उत्तर में 12 सेंटीमीटर मिल गया है। एक तीसरा प्रश्न लेते हैं कि व्यास 7 सेंटीमीटर वाला 20 मीटर गहरा कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणा 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चूंकि कुएं को खोदने से जो मिट्टी निकल रही है उसी से हम एक चबूतरा बना रहे हैं, तो हमें चबूतरे की जो ऊंचाई है वह ज्ञात करनी है। हम मान लेते हैं कि खोदे गए कुएं का व्यास जो d है वह हमें दिया गया है 7 सेंटीमीटर, और जो 7 सेंटीमीटर व्यास है उसको जो हम त्रिज्या में परिवर्तित करेंगे, हम जानते हैं कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो जो त्रिज्या होगी वह हो जाएगी 7/2 मीटर। तो जो कुएं की गहराई है उसको हम h मान लेते हैं और वह हमको दी गई है 20 मीटर। अब खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर जो चबूतरा बनाया जा रहा है उसकी लंबाई और चौड़ाई जो हमको दी गई है वह दी गई है 22 मीटर और 14 मीटर। और हम मान लेते हैं कि जो चबूतरे की जो ऊंचाई है वह कैपिटल H होगी। कैपिटल H हम ऊंचाई मान लेते हैं। अब जो प्रश्न में कहा गया है कि चबूतरा जो कि घनाभ के आकार का होगा वह कुएं से खोदी गई मिट्टी से बनाया गया है, तो जो चबूतरे का आयतन होगा वह खोदी गई मिट्टी के आयतन के बराबर होगा। तो घनाभ का आयतन हम जानते हैं, उसका जो सूत्र होता है L गुणा B गुणा H, और खोदी गई मिट्टी जो कुएं से है वह बेलन के आकार का है, तो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई r स्क्वायर H। अब हम इन मानों को यहाँ पर प्रतिस्थापित करते हैं और जो लंबाई हमें दी गई है वो 22 सेंटीमीटर, चौड़ाई 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमने h मान ली है। इसके अलावा r हमने निकाला था वह 7/2 सेंटीमीटर था और कुएं की जो गहराई थी वह हमें दी गई थी 20 मीटर। इस प्रकार ये मान हमने यहाँ पर प्रतिस्थापित कर दिए हैं। मानों को प्रतिस्थापित करने के बाद जब हम हल करते हैं तो 22 और 14 ये जब पक्षांतर होंगे दूसरी तरफ आएंगे तो यह भाग में आ जाएंगे। 7/2 को हमने 7 गुणा 7 और 2 गुणा 2 के रूप में लिख दिया है, और ये 22/7 इसी प्रकार से यहाँ पर आ गया है और गुणा 20। तो इस प्रकार हमारे पास 22 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 20/7 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 22 गुणा 14 प्राप्त हो गया है। और इसको यदि हम हल करें तो हम 22 से
इस 22 को विभाजित कर सकते हैं, ये 7 से इस 7 को विभाजित कर सकते हैं, इस 7 से हम 14 को 2 बार विभाजित कर सकते हैं, हम 2 से 20 को 10 बार विभाजित कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमें 5/2, और 5/2 कैसे प्राप्त होगा, इस 1 और 2 से हम 10 को भी विभाजित कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमें मिल गया 5/2, और जब 2 से हम 5 को विभाजित करेंगे, 2 से हम 5 को विभाजित करेंगे तो 2 बार विभाजित होगा, 2 दूनी 4, 1 से इस पर यहाँ पर हम दशमलव लगाते हैं, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, और 10 को जो 2 है वो 5 बार विभाजित करेगा, हमारे पास 0 से इस पर, तो जो भागफल हमें प्राप्त होगा 2.5, ये 2.5 मीटर हमें यहाँ पर h का जो मान है वो प्राप्त हो गया है। अतः जो चबूतरे की ऊंचाई होगी वह 2.5 मीटर होगी। अब हम कुछ प्रयोजनात्मक कार्य, कुछ गृह कार्य इस प्रश्नों के आधार पर कर सकते हैं कि गीली मिट्टी से घन, घनाभ, लंबवृत्तीय बेलन, लंबवृत्तीय शंकु, अर्धगोले या गोले की आकृति के, किसी भी आकृति के कुछ हम जो है आधारभूत ठोस ले सकते हैं, और उन आधारभूत ठोसों का जो आकार है वो हम गीली मिट्टी की सहायता से बना देंगे, और जब गीली मिट्टी की सहायता से बना देंगे तो उसकी हम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, त्रिज्या या तिर्यक ऊंचाई जो भी उस आधारभूत ठोस के अनुसार होगी वह हम माप लेंगे, और उसका हम आयतन ज्ञात कर लेंगे। जब आयतन ज्ञात कर लेंगे तो उसके पश्चात हम इस आकृति को किसी अन्य आकृति में परिवर्तित कर देते हैं, और जब हम अन्य आकृति में परिवर्तित कर देंगे तो जो नई आकृति हमने बनाई है उस नई आकृति की भी हम माप लेकर उसके आयतन की गणना कर लेंगे, और जो परिणाम या जो प्रेक्षण हमें मिलेंगे उनको हम देखेंगे कि हमें क्या परिणाम प्राप्त होता है। तो पहला जो हमारा प्रयोजनात्मक कार्य होगा वो यह होगा। इसके बाद एक अन्य जो कार्य है उसमें पुनः हम गीली मिट्टी से 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की 3 ठोस गोलियां बना देंगे। तीनों गोलियों के आयतन की गणना कर लेंगे, और अब इन 3 गोलियों को मिलाकर के एक ठोस गोली बना करके हम उसकी त्रिज्या माप लेंगे और उसका भी आयतन ज्ञात कर लेंगे। तीनों गोलियों के आयतन के योग हम प्राप्त कर लेंगे, और जो तीनों गोलियों को मिलाकर हमने एक बड़ी गोली बनाई थी उसका भी हम आयतन प्राप्त कर लेंगे। अब हम देखेंगे कि पहले वाले आयतन और बाद वाले आयतन में हमें क्या समानता देखने को मिल रही है। तो यह जो प्रयोजनात्मक कार्य होंगे यह हम गृह कार्य या एक प्रयोजनात्मक कार्य के रूप में हम इसको कर सकते हैं। आज इस कक्षा में हमने जो भी संकल्पनाएं जिन पर कि हमने चर्चा की और उस आधार पर जो हमने प्रश्नों को हल किया है, आशा है कि आप उन संकल्पनाओं को समझने में तथा उन प्रश्नों को समझने में सफल हुए होंगे तथा इन प्रश्नों के अतिरिक्त इस प्रकार के अन्य प्रश्नों को हल करने में आप सक्षम होंगे। पुनः किसी नए प्रकरण के पर पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।